हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम पर हम है कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर आप लोगों का स्वागत करती हूँ एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जाम पर चैनल पे। और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो हम लोग पेपर करने जा रहे हैं वो एसएससी स्टेनो में 2019 में पूछे गए बाकी प्रश्न हैं। इससे पिछली जो आपकी साइंस की क्विज क्लास हुई थी, ठीक है, उसके अंदर भी मैंने साइंस के कुछ स्टेनो में आए हुए क्वेश्चंस कराए थे कि इस साल के स्टेनो में कैसे क्वेश्चंस आए थे। अब हम उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखते हैं अगर आज ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं तो आज इनको कर लेते हैं, नहीं तो वी विल टेक वन मोर क्लास ऑन दिस। ठीक है, चलिए तो देखो आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द बोन्स ऑफ द डैश इंक्लूड ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। अब देखो, जब मैं आप लोगों को बोन्स वाला चैप्टर पढ़ाती हूँ तब आप लोगों को लगता है मैम क्या इन सब के नाम याद करने हैं, तो अब देख के लग रहा होगा नाम याद करने थे कि नहीं करने थे। तो देखिए, द बोन्स ऑफ डैश इंक्लूड्स द ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। इसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल और मेटाकार्पल शामिल है। तो किसके अंदर शामिल है? फोर लिम्ब में, यानी कि जो ऊपरी अंग होता है, आपका ऊपरी अंग का अग्रभाग जो होता है उसमें, श्रोणी करधनी में यानी कि पेल्विक गर्डल में, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड में, कशेरुक दंड में, या फिर हाइंड लिम्ब यानी या लोअर लिम्ब में यानी कि निचले भाग में। तो देखो, जब हम यहाँ पे बात करते हैं किस चीज की, आपकी बोन्स की, तो हम यहाँ क्या देखते हैं स्टूडेंट्स की, ये जो आपकी बोन्स होती है ना, ये जो आपकी बोन्स होती हैं, ये आप लोगों को कहाँ देखने को मिलती हैं? आपकी ये जो बोन्स होंगी ये देखने को मिलेंगी फोर लिम्ब में। अब कैसे कैसे कौन कौन सी बोन है जरा उसको भी देख लेते हैं। ये आपका शोल्डर, ठीक है, ये शोल्डर का आपका कॉलर बोन आ जाती है, ठीक है। एक ही हाथ को देखेंगे, दोनों हाथ में यहाँ नहीं बना रही, तो ये आपका कॉलर बोन हो गई। और इसी के पीछे कहीं ना कहीं क्या थी? आपकी स्कैप्यूला थी, ये वाली हड्डी स्कैप्यूला। और कॉलर बोन कौन सी? ये जो हड्डी आती है, ठीक है। फिर इसके बाद अब आप हाथों की हड्डियों को देखेंगे। आपकी इस बोन को ह्यूमरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इसको ह्यूमरस कहा जाता है। फिर उसके बाद ये अंगूठे की साइड जो आपकी हड्डी होती है, इसको आप रेडियस कहते हैं। इधर उंगली की साइड जो हड्डी होती है, यहाँ पे दो हड्डियां हैं इस जगह पे, उंगली की साइड जो हड्डी होती है आप इसको उल्ना कहते हैं। ये यहाँ जो कलाई के अंदर हड्डियां होती है इसको आप मेटाकार्पल कहते हो। ये वाली जो हड्डियां होती हैं, ये आपके पाम में जो हड्डियां होती है हाथ में, यहाँ इनको हम मेटाकार्पल कहते हैं। फिर उसके बाद ये आपकी उंगलियों की जो अस्थियां आ जाती हैं, आप इनको फेलेंजिस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया था यहाँ से लेके यहाँ तक की हड्डियों को। तो देखो, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? ये हो गई ह्यूमरस, एच से लगा दिया मैंने इसको। फिर उसके बाद आ जाती है दो हड्डियां, ठीक है। अंगूठे की साइड कौन सी होगी? रेडियस होगी, ठीक है। और उंगली की साइड कौन सी होगी? उल्ना होगी, ठीक है। रेडियस और उल्ना, इस प्रकार से आपको दो हड्डियां मिली। फिर यहाँ पे आपकी 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है। फिर कलाई में कितनी हड्डियां स्टूडेंट्स? 8 हड्डियां। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कार्पल्स कहते हैं, कार्पल। और फिर 5 हड्डियां आपकी कौन सी? हाथ की ये 5 हड्डियां, और इनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मेटाकार्पल कह देते हैं। फिर उसके बाद आपकी उंगलियां आ जाती हैं और अंगूठा आ जाता है। जब मैं उंगली की बात करती हूँ तो आपकी उंगलियां जो होती है उनमें 3-3 हड्डियां होती है, और जो अंगूठा होता है उसके अंदर 2 हड्डियां होती है। एक हड्डी ये, एक हड्डी है। उंगली के अंदर 3 हड्डियां, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो टोटल कितनी हड्डियां मिली? एक ह्यूमरस, एक उल्ना, एक रेडियस, 3 और 8 कार्पल है ना, तो याद रखना हाथ में 8, तो 8 कार्पल हैं। तो कितनी हो गई है आपकी? 3 और 8 11, 11 के बाद 5 हो गई आपकी मेटाकार्पल, 11 और 5 कितने हो गए? आपको हो गए 16। और फिर अगर मैं उंगलियों की हड्डियां गिनूं
तो 12 तो हो गई हाथ इनमें उंगलियों में और 2 हो गई अंगूठे में, तो हो गई है टोटल 14, और 16 और 14 कितना होता है, एक हाथ में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 30। ठीक है, टोटल कितनी हड्डियां होंगी, 30 हड्डियां आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, आई होप सो दिस ऑल इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्टोपसेस हैव डैश हार्ट। ऑक्टोपस जो होते हैं उनके अंदर कितने हृदय पाए जाते हैं, ऑक्टोपस में कितने हृदय पाए जाते हैं? सॉरी 3, 4, 2 या 1? आप इनमें से क्या आंसर करोगे? 3, 4, 2 या 1 क्या आंसर करोगे? देखो, अगर मैं ऑक्टोपस की बात करूं तो ऑक्टोपस की शेप हमें कुछ कुछ ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो आपका ऑक्टोपस होता है इसके अंदर 8 भुजाएं होती है, इसीलिए हम इसको अष्टभुजी या ऑक्ट मीन्स 8 ऑक्टोपस बोलते हैं। तो बेसिकली इसके पास जो हार्ट होते हैं ना वो होते हैं 3। ठीक है, इसके अंदर इसके पास कितने हार्ट्स होते हैं? 3 हार्ट्स होते हैं, जो इसके अलग अलग सेक्शंस को सप्लाई करने का काम करते हैं। किसका? राइट लिम्ब को, यानी कि एक इसके राइट साइड को कंप्लीट करेगा, कवर करेगा, दूसरा इसके लेफ्ट साइड को कवर करता है, और तीसरा उसके बाकी पूरे बॉडी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? ऑक्टोपस के कितने हृदय होते हैं? 3 हृदय यहाँ पे पाए जाते हैं ऑक्टोपस के पास। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डैश इज सी। इनमें से किसका रासायनिक सूत्र सी है? टोपाज, ओपल, एगेट या फिर डायमंड? इनमें से किसका जो रासायनिक सूत्र है वो सी है? अब देखो बच्चे, इस पेपर को मतलब इस क्वेश्चन को सोच के काफी बच्चों ने ये कहा कि जो मैम बहुत टफ क्वेश्चन आया था, हमें तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन हुआ ही नहीं। अरे भैया सोचो, ये कितना इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, और आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा है कार्बन का, वो खाली कार्बन से ही बना होता है ना वो स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो सी ही तो होगा। ठीक है, वो क्या होगा? सी ही तो होगा यहाँ पे केमिकल वो फॉर्मूला। तो यहाँ देखो, यहाँ बेसिकली क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, ये किस चीज का? हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जो सबसे ज्यादा भारी, सबसे ज्यादा कठोर वस्तु है उसकी बात है यहाँ पे, और इसको हम स्टोन कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, पत्थरों को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है आज के टाइम पे। ठीक है, ये आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है। और अगर मैं बात करूं, ये हमें कोयले की खदानों में से मिलता है, और यह कार्बन का एक क्रिस्टलीन अपरूप है, क्रिस्टलीन एलोट्रॉप है। ठीक है, कैसा एलोट्रॉप है स्टूडेंट्स? ये क्रिस्टलीन एलोट्रॉप है, यानी कि इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यीस्ट प्रोड्यूसेस डैश गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो यीस्ट होती है वह इस गैस का निर्माण करती है श्वसन के दौरान। जिस स्टूडेंट ने इसका आंसर किया गलत, उसकी होगी पिटाई। क्यों होगी पिटाई? क्योंकि स्टूडेंट्स आप इस बात को समझिएगा कि ये जो आपका, अगर मैं इस प्रोसेस की बात करूं, मतलब ये जो यीस्ट है जब ये सांस लेता है तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया था। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, यानी कि अवायवीय श्वसन।
ठीक है, क्या है कि होगा ये अवायवीय श्वसन, जिसमें क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है वो किसमें, ऑक्सीजन की एब्सेंस में कहाँ टूट जाता है, किसमें टूट जाता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। ठीक है, तो यही चीज तो यहाँ पे होती है। जब आप याद करो, जब आपके घर पे वो बनता है छोले भटूरे, डोसा, ढोकला, ठीक है, केक, ऐसी सब चीजें जो भी होती है, तो उसके अंदर आप क्या करते हो, फर्मेंटेशन ही तो करते हो ना, आप बेसिकली उसको सड़ाने का काम करते हो। ठीक है, तो आपका जो बेसिकली डोसा और ढोकला में तो फिर भी आप इतना ज्यादा नहीं वो ढोकला और केक पे तो आप इंस्टेंट उसके अंदर बेकिंग पाउडर डालते हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लगती है, आपका काम हो जाता है। लेकिन जब आप बाकी चीज़ों का, जो हमारा इंडियन स्पेशल इंडियन फूड का जो बैटर रहता है, उसके अंदर आपको उस खाने को थोड़ा सड़ाना पड़ता है। सड़ाना मीन्स मतलब उसमें आपको फर्मेंटेशन करनी पड़ती है, कीणवण करना पड़ता है। बेसिकली क्या है, कीणवण की प्रक्रिया होती है। तो कीणवण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है, तो भाई देखो फ्लफीनेस आनी चाहिए ना आपके ढोकले में। आपका जो वो होता है डोसा जो होता है उसमें छेद छेद दिखते हैं ना, आप जब केक खाते हो बहुत फ्लफी बहुत सॉफ्ट होता है, तो क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन एसएससी ने यहां से ये पूछा कि ओजोन लेयर की जो पूरी अर्थ के ऊपर अप्रोक्सीमेट थिकनेस है वो कितनी है, और दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा कौन सी इकाई में इसको मापा जाता है। तो आप लोग क्या आंसर करेंगे, तो बताएं जल्दी से कि ओजोन, पृथ्वी की सतह पर ओजोन परत की लगभग मोटाई कितनी है, 4 mm, 2 mm, 3 mm या फिर 4.6 mm। क्या आंसर करेंगे आप लोग, क्या आंसर करेंगे आप लोग यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ देखो ओजोन लेयर की अगर मैं बात करूं, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। और वैसे भी याद करो, ये जो है ना मैंने आपको उससे पहले कराया था, जब आप लोगों का स्टेनो का एग्जाम था, उससे पहले जब केमिस्ट्री पढ़ाई थी उसमें ये चीज पढ़ाई थी। ओजोन O3 होता है, इसका जो मतलब फॉर्मूला हो गया वो O3 हो गया। तो आपसे ऐसे भी सवाल पूछते के सकते हैं इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसका जो रासायनिक सूत्र है वो O है। ठीक है, तो यहाँ पे ओजोन ध्यान रखिएगा। ठीक, दूसरी चीज क्या आ जाती है यहाँ कि ये जो ओजोन होता है, ये जो ओजोन होता है इसको नापते किस में है, डॉब्सन्स यूनिट से नापते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज, पूरी पृथ्वी के ऊपर जो आपकी पूरी लंबाई है इस डॉब्सन्स यूनिट की वो कितनी है, 3 mm की हमें लंबाई देखने को मिलती है। कितनी, 3 mm की पूर्ण लंबाई हमें देखने को मिलती है। अब आपका होमवर्क क्या है, एक डॉब्सन यूनिट बराबर कितने mm, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, एक डॉब्सन यूनिट बराबर कितने mm आपका यह होमवर्क आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग यीस्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा खमीर उपयोग किया जाता है। देखो ये वही यीस्ट है जिसके बनने से क्या होता है, मतलब जिसके डाइजेशन या रेस्पिरेशन से क्या होता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हुई दिखती है। तो अब आपको यहाँ पे यही बताना है इनमें से कौन सा खमीर ऐसा है जिसका उपयोग आप किस चीज के लिए करते हो, जिसका उपयोग आप अल्कोहल यानी कि शराब बनाने के लिए करते हो। प्लूवेरोमाइसिस लैक्टिस, दूसरा है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स, तीसरा है पिचिया पेस्टोरिस और चौथा है सैकेरोमाइसिस सर्विसी। क्या आंसर करेंगे आप यहाँ पे। तो देखो ये जो लैक्टिस है ये बेसिकली दूध को फाड़ने का काम करता है, ये वाला यीस्ट। ठीक है, ये जो नियोफॉर्मन्स है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, क्योंकि यहाँ देखो नाम में क्या आ रहा है, कोक्कस आ रहा है। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे पिचिया पेस्टोरिस की बात करूं तो यह भी आपका सही आंसर नहीं है। अब यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा, जो सैकरिन के ऊपर काम करे। देखो
सैकेरे, ठीक है। और सैकेरे जब मैं आपको वो पढ़ाया था, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें आपको मैंने ग्लूकोज के वो उसके कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था, जो क्या होते हैं, जो एक प्रकार के शुगर होते हैं, सैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सैकेरोमाइसिस सही आंसर हो जाता है। आपको कहीं ना कहीं जो है ना इन्हीं वर्ड्स से चीजें जाननी पड़ती है, और इसीलिए मैं आपको कहती हूँ आपके पूरा का पूरा ये ध्यान देना चाहिए। वर्ड्स जो मैं बता रही हूँ तोड़ के आप आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स को उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, लास्ट लेक्चर में जब मैंने आप लोगों को ये लाइगर और टाइगर वाला, मतलब लाइगर वाले जब क्वेश्चंस कराए थे, तो एक बच्चे को थोड़ा सा डाउट था और उन्होंने कमेंट में लिखा था कि मैम ये आपने आंसर गलत बताया है। तो खैर वो वाला क्वेश्चन तो मैंने वहीं कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दिया था पिछली क्लास में, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी ने सेम ही स्टेनो के एग्जाम्स में पूछा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका आंसर कौन करेगा और किसको याद है मैंने पिछली बार क्या ट्रिक बताई थी इसको करने के लिए। An offspring of a female lion and a male tiger is called a dash. मादा शेर और नर बाघ की संतान को डैश कहा जाता है, सवाना, कामा, लाइगर या फिर टाइगॉन। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर करें। और एक बार मैं उस वीडियो में से भी देख लेती हूँ बच्चे का किसको थोड़ा सा डाउट था। आप लोग इतने आंसर कीजिए। एजुकेशन एकेडमी को डाउट था, ठीक है। तो एजुकेशन एकेडमी, अब आई थिंक सो अब आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो दोबारा ध्यान देना, वैसे हो गया होगा, मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया था। तो देखो मैंने क्या बोला था, अगर कभी भी हम ऐसे हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो पहले आप मेल का नाम लिखते हो और फिर आप फीमेल का नाम लिखते हो। तो यहाँ पे मेल क्या है, टाइगर है, फीमेल कौन है, लायन है। आप क्या करोगे, इसको और इसको कंबाइन कर दोगे। कंबाइन करके नाम कौन सा अच्छा लग रहा है, आप कहोगे मैम टाइगॉन अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, इसको टाइगॉन कहोगे। लाइगर क्या होगा, मेल लायन प्लस फीमेल टाइगर, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लाइगर कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए इसके अलावा मैंने उस दिन होमवर्क में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, और उस क्वेश्चंस के जो आंसर दिए हैं किन किन स्टूडेंट्स ने दिए हैं। तो दीपांशु कौशिक, फिर उसके बाद प्रदीप शर्मा पंडित जी, फिर उसके बाद आनंद मौर्य, इन्होंने आधा ही आंसर दिया था, आनंद मौर्य। फिर प्रिया सिंह ने तो एकदम बीरबल वाला काम किया, जितने भी उनको साइंटिफिक नेम पता थे उन्होंने सब लिख डाले। फिर उसके बाद अंबुज शर्मा, करीना कुमारी, पल्लवी प्रिया,
इन लोगों के आंसर्स बिल्कुल सही थे। दीज वर द स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिए थे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस क्या थे जरा उसके आंसर्स भी देख लीजिए। मैंने आपसे मैंगो पूछा था कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या पूछा था मैंने आप लोगों से, बनाना पूछा था। बनाना की अगर मैं बात करूं तो मूसा एकुमिनाता इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा फिर आ जाता है पाइनएप्पल। तो इसको हम अनानास कॉमुसस कहते हैं। अब आप कहोगे मैम इसमें तो अनानास वैसे भी आ रहा है जो हिंदी का अनानास होता है, तो यस यहाँ पे बिल्कुल हिंदी वाला अनानास यहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये तीन आपके होमवर्क थे और इन आंसर्स को करने वाले थे दीपांशु कौशिक, प्रदीप शर्मा पंडित जी, आनंद मौर्य, प्रिया सिंह, अंबुज शर्मा, करीना कुमारी और पल्लवी प्रिया। वेल डन मेरे रॉक स्टार्स, वेल डन चैम्प्स। तो वेरी गुड, इसी प्रकार से अपने क्वेश्चंस को आंसर करते रहिए, इससे आप लोगों की ही नॉलेज इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सा ना सर्फिंग स्टार्ट करोगे, आप सिर्फ यहाँ तक लिमिट नहीं रह जाओगे कि हाँ कि जो है सिर्फ उतनी चीजें, थोड़ा सा अपने ब्रेन को एक्सपैंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेन को खोलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैंने आज का होमवर्क भी क्या दिया था आप लोगों को। हाँ, डॉप्सन इकाई को हम अगर मिलीमीटर में नापे तो कितने मिलीमीटर होगी, ये आज का होमवर्क है। अगली क्लास जो भी होगी, ठीक है, अगली क्लास जो भी होगी उसके अंदर हम देखेंगे इन स्टूडेंट्स के नाम जो इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फियर ऑफ हाइट्स इज नोन एज। अब ये वाला क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है किसके अंदर, नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से इंग्लिश के अंदर आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, लेकिन इस बार इन्होंने पूछा ये जीएस के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बताना है फियर ऑफ हाइट्स इज नोन एज, बेसिकली होता तो ये डॉक्टरेट टर्म ही है ना। चलिए तो देखो, हाइट के डर को हम क्या कहते हैं, फोबिया। कौन सा फोबिया, नहीं पता हमें, जल्दी बताएं। इनमें से क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्रोफोबिया यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक्रोफोबिया यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो जो बच्चे बीरबल होंगे वो कमेंट सेक्शन में इन तीनों का भी फोबिया का मतलब लिखेंगे कि ये तीनों फोबियाज कौन से होते हैं। देखो एक्रो का मतलब होता है हाइट, तो अब आपको क्या करना है, रूट वर्ड ढूंढना है, ऑफिडियो, हीमो, टैको। और जिनमें आप में से जो बीरबल होंगे वो अभी भी इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से एक दो टर्म्स तो मैं आपको बता चुकी हूं पहले ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एनीमोफिली रेफर्स टू द पॉलिनेशन बाय। जो एनीमोफिली होती है उसमें किसके द्वारा परागण किया जाता है, हवा के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, जानवरों के द्वारा या जल के द्वारा। क्या आंसर करेंगे, एनीमोफिली में किसके द्वारा परागण किया जाता है, हवा, कीड़े, जानवर या फिर पानी। तो देखो आपने एक मीटर का नाम सुना होगा, एनीमोमीटर। ठीक है, ये एनीमोमीटर क्या बताता है, आपके विंड की डायरेक्शन को बताता है। तो वहीं से आप एनीमो शब्द को समझ सकते हो। एनीमो क्या है, एनीमो बेसिकली आपका विंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एनीमो और ये फिली। फिली का मतलब क्या होता है, इसके कारण होने वाला परागण। ठीक है, और अगर यहीं पे फाइल शब्द होता, PHILE, अगर ये शब्द होता तो इसका मतलब हो जाता लव। ठीक है, या अट्रैक्शन। तो यहाँ पे विंड की वजह से जो आपकी फिली हो रही है, यानी कि मूवमेंट हो रही है, परागण हो रहा है या फिर अट्रैक्शन हो रहा है किसका, बीजों का, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनीमोफिली कहते हैं। ठीक है, अब इंसेक्ट्स, जानवर और वाटर, इनसे क्या क्या होगा, ये भी आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, नहीं तो आगे इनसे रिलेटेड फिर से क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए आगे ही
इसको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा, डोंट वरी, एक के साथ सारे होमवर्क नहीं दूंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस अफेक्ट्स द। ओस्टियोपोरोसिस और गठिया प्रभावित करते हैं डैश को, दांत को, बोन्स एंड जॉइंट्स को, हड्डियों और जोड़ों को, ब्लड को या त्वचा को। क्या आंसर करोगे आप लोग यहाँ पे? देखो जब भी हम बात करते हैं ओस्टियोपोरोसिस की, तो जब मैंने आपको बताया था कि जब आपके शरीर के अंदर पीटीएच हार्मोन ज्यादा हो जाता है, कौन सा हार्मोन स्टूडेंट्स? पीटीएच हार्मोन अगर ज्यादा हो जाता है तो वहां आपको क्या देखने को मिलता है? वहां पे आपको हड्डियों में छेद देखने को मिलता है, हड्डियों में छिद्र की समस्या हो जाती है, छेद की समस्या हो जाती है, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ एनर्जी। इनमें से किसकी जो डायमेंशन होती है वो बिल्कुल एनर्जी के जैसी होती है? ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाला है, और अभी जब हमारी फिजिक्स की क्लासेस चलेंगी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वहां पे मैं आप लोगों को कुछ डायमेंशनल यूनिट्स इंपॉर्टेंट कराने वाली हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखो, जब मैं बात करती हूँ किस चीज की, एनर्जी की जैसी, सेम डायमेंशन किसकी होती है? देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डायमेंशनल यूनिट निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। आप सबसे पहले इनकी एसआई यूनिट्स लिख लीजिए, फिर एसआई यूनिट्स को डिफरेंशिएट कर लीजिए कि इनमें से कौन सी एसआई यूनिट कैसे काम आती है। ठीक है, अच्छा अगर आप में से कुछ लोग कहें कि मैम एनर्जी की तो एसआई यूनिट जूल होती है, तो क्या हम यहाँ पे जूल लिखे? तो जूल तो बच्चे आप लिख लोगे, लेकिन जूल को आपको कहीं ना कहीं एमकेएस यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? एमकेएस यूनिट में आप कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आप लोग इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर आप यहाँ क्या करोगे? इन सब की एमकेएस यूनिट लिखोगे और फिर कंपेयर करके देखोगे। ठीक है, अभी तो खैर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि सिंस इट इज नॉट अ लाइव क्लास, तो शायद मैं आप लोगों के डाउट्स तो देख ही नहीं पाऊंगी यहाँ, तो इस वजह से इसको हम किसी लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये एमकेएस यूनिट्स आपने जब सेम करी तो आपने डायमेंशनल यूनिट कैसे निकाली। ठीक है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि एनर्जी के जैसी जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो टॉर्क की होती है। ठीक है, सॉरी, डायमेंशनल यूनिट जो होती है वो टॉर्क की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स आपका, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनमें से एसआई यूनिट कौन सी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता को मापने के लिए? ज्योति तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई कौन सी है? ज्योति तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई कौन सी है? तो ये मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आई थिंक पिछले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, एसआई ने वो एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि टोटल एसआई इकाइयां कितनी होती हैं, तो आप क्या बोलोगे? 7 फंडामेंटल इकाइयां होती हैं। ठीक है, अब इनमें से ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर बात करें तो कैंडेला क्या होती है? इसकी एसआई इकाई होती है। मान लीजिए यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से कितनी तीव्रता से लाइट आ रही है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कैंडेला यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, चलिए जरा कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। विच एलिमेंट प्रीसीड्स कार्बन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारिणी में कौन सा तत्व कार्बन से पहले है? आधुनिक
आवर्त सारिणी में आधुनिक आवर्त सारिणी में कौन सा तत्व कार्बन से पहले है? आंसर बताएंगे। विच एलिमेंट प्रीसीड्स कार्बन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो याद कीजिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, चाहे हम किसी भी पीरियोडिक टेबल की बात करें, सब में वो एलिमेंट सेम ही है। यहाँ कार्बन है, कार्बन से पहले बोरोन है, बोरोन से पहले बेरिलियम है, ठीक है। और कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन हुआ? कार्बन से पहले बोरोन हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ बोरोन बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। एटॉमिक नंबर हो जाता है इसका 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोगों से, द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट synthesizes which among the following vitamins। मैंने जब आपको विटामिन्स वाला चैप्टर कराया था तब उसमें बताया था सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन नहीं मिलता, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर पे पड़ता है तो हमारा शरीर विटामिन डी बनाने लगता है। आंसर ही बता दिया, बताओ मैंने गलती से। चलो तो यहाँ पे आंसर तो हो गया क्या? विटामिन डी। और साथ साथ ध्यान रखिएगा, ये जो विटामिन डी होता है यह क्या होगा? एक हार्मोनल विटामिन होता है। मतलब ये शरीर में एक हार्मोन की तरह भी काम करता है। किस चीज की तरह? ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में क्या करता है? ये हेल्प करता है। तो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इजी क्वेश्चन। Which among the following is also known as marsh gas? निम्नलिखित में से किसे मार्श गैस के रूप में जाना जाता है? इथेन, इथाइन, क्लोरीन या मीथेन? क्या आंसर करेंगे आप? इथेन, इथाइन, क्लोरीन या मीथेन? इन सब का केमिकल फॉर्मूला भी लिख के दिखाइए। तो यहाँ पे देखो क्या आंसर होगा भाई। देखो इथेन की अगर मैं बात करती हूँ, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाता है इथेन का CH3। ये क्या हो जाता है आपका? इथेन का फॉर्मूला, जिसको हम C2H6 भी लिख देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है, ठीक है, जब भी हम एन फैमिली की बात करते हैं। जब मैं इथाइन की बात करती हूँ तो ये क्या है? CH+CH होता है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट मेंबर है और इसको हम लिख सकते हैं C2H2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। चलिए क्लोरीन की बात करती हूँ। क्लोरीन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो Cl होता है, जिसमें C कैपिटल है, L छोटा है। और मीथेन की बात करते हैं, मिथ का मतलब होता है 1, और अगर एक कार्बन है तो 4 उसको हाइड्रोजन चाहिए होंगे। सेम यही फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल होगा। CnH2n+2 का फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल होता है। तो देखो 1 की वैल्यू, अगर आपने n को 1 रखा तो H आपको क्या मिल जाता है? 4 मिल जाता है, ठीक है। और इसी से जैसा ही आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था पिछली शिफ्ट्स में, और वो क्वेश्चन क्या था कि मीथेन के अंदर कितने हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन थोड़े केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों से, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री सेंटीग्रेड? भाई देखो ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बहुत ही इजीली कराए हैं। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया था, तो सिंपल सी चीज है, आपको यहाँ पे अपने फॉर्मूलेज लगा देने हैं। तो देखो 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है? तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे? आप
देखो 14 डिग्री फ़ारेनहाइट बोले तो 14 डिग्री फ़ारेनहाइट बोले तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस में जो भी वैल्यू हो प्लस 32। ऐसे ही तो बताया था ना मैंने कहा था सिर्फ एक फॉर्मूला याद रख लो, दूसरे को पुट कर देना, तो यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करो। 32 को उधर भेजोगे, 14 प्लस 32 बराबर 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -32 ये हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12 में से 4 गया 8, 3 में 1 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 18, -18 हो गया ये इधर 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ देखो 9 2 सा 18 हो जाएगा, -2 इंटू 5 बराबर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि हमारा जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -10 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, -10 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, डिजीज वाला चैप्टर भी स्टूडेंट्स अभी ही कर रहे थे हम लोग, है ना, बीच में फिर हमारे क्या स्टार्ट हो गए थे, बीच में फिर हम लोगों के लिए वो स्टार्ट हो गए थे, क्या बोलते हैं, आप लोगों के बैचेस के डेमो स्टार्ट हो गए थे, है ना। चलिए, तो कोई नहीं, अब आप यहाँ पे बताएंगे जरा इस क्वेश्चन का आंसर। संक्षिप्त नाम सार्स में अक्षर ए का क्या अर्थ है? व्हाट डज द लेटर ए स्टैंड फॉर इन एब्रिविएशन SARS? एलर्जी, एसिडिक, एक्टिव या एक्यूट? देखो, ये जो सार्स है ये कोरोना फैमिली के कारण होता है, कोरोना फैमिली के कारण होता है। चाइना से फैला था ये 2002 में। ठीक है, इसकी अभी तक वैक्सीन नहीं है, ये काफी एक्यूट है, लगभग 10% इसका मृत्यु दर रहता है। नेक्स्ट चीज क्या, अब इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन कब आया है? इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन आज कोविड के फॉर्म में हमें दिख रहा है। अगर मैं सार्स की फुल फॉर्म की बात करती हूं तो यह क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का मतलब क्या हो गया, एक्यूट, यानी कि बहुत ज्यादा तीव्र यह होता है। ठीक है, चलिए, और इसमें अफेक्टेड ऑर्गन्स कौन से होते हैं? लंग्स होते हैं, फेफड़ों पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिजीज ब्लास्ट इज रेफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? जो ब्लास्ट नामक डिजीज है वह इनमें से किस फसल से संबंधित है? ब्लास्ट बीमारी, ब्लास्ट रोग किस फसल से संबंधित है? तो ब्लास्ट रोग किस फसल से संबंधित है? आप लोग क्या आंसर करोगे यहाँ पे? चावल। देखो, जो ब्लास्ट रोग होता है ना, उसमें क्या होता है, जो चावल होता है वो हमारा रोगग्रस्त हो जाता है और फिर इस कारण जो है हमारी जो चावल की प्रोडक्टिविटी होती है वो खराब होती है, वो खाने लायक नहीं रहता। ठीक है, तो जी बेसिकली ब्लास्ट डिजीज किससे संबंधित हुआ? चावल से संबंधित हुआ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, इफ वी चेंज द क्वांटिटी ऑफ अ मटेरियल व्हाट विल रिमेन अनचेंज्ड? अगर हम किसी एक पदार्थ की मात्रा को बदल देंगे तो डैश अपरिवर्तित रहेगी। किसी पदार्थ की मात्रा को बदल देंगे तो डैश अपरिवर्तित रहेगी। एक पदार्थ की मात्रा को बदल देंगे तो डैश अपरिवर्तित रहेगी। डेंसिटी, वॉल्यूम, मास या फिर ऑल ऑफ द अबव।
हाँ जी, तो यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज बोली इन्होंने। क्वेश्चन है कि जब आपने क्या किया, जब आपने किसी भी पदार्थ की आपने क्या चेंज करी, क्वांटिटी चेंज करी। पहले देखो यहाँ पे पानी था 1 लीटर, ठीक है। अब आपने इसके 1 लीटर की बजाय इसमें 1 लीटर 2 लीटर और डाल दिया, टोटल हो गया यहाँ पे 3 लीटर। तो यहाँ पे क्या बदलेगा, क्या इसका घनत्व बदलेगा। अब ये पानी जो है, पहले अगर इसकी डेंसिटी जो थी वो एक बीकर में, मतलब अगर मैं इसकी वो बात करूं, एक पर्टिकुलर एरिया में अगर 10 मॉलिक्यूल पानी के थे, तो क्या अब यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल आ जाएंगे? नहीं, सेम ही रहेंगे ना। चलिए, दूसरा क्या, आयतन। क्या इसका वॉल्यूम बदला? भाई पहले 1 लीटर था, अब 3 लीटर हो गया, यस वॉल्यूम बदला। तीसरा, क्या इसका द्रव्यमान बदला? पहले 1 लीटर बाहर आ रहा था, अब 3 लीटर बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब द्रव्यमान भी बदला। तो क्या चीज अनचेंज रही? तो आप क्या कहोगे, डेंसिटी यहाँ पे अनचेंज्ड रहती है, ठीक है। अच्छा, अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अपनी क्लास को मैं यही विराम दूंगी, ठीक है, और मिलेंगे कल। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। दिस वाज अ रिकॉर्डेड क्लास, सो डोंट वरी। कोई भी डाउट रहा हो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और जैसे पिछली क्लास में बच्चों ने आंसर्स किए थे ऑफलाइन, ऐसे ही आप लोग भी ऑफलाइन आंसर्स कर सकते हो। चलिए, तो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी मकर संक्रांति।